दोस्तों, आज हम समझेंगे नेपाल के 2025 जेन-ज़ी रिवॉल्यूशन की असली कारणों को। एक ऐसा आंदोलन जिसमें 70 से ज़्यादा लोग मरे, 2000 से ज़्यादा घायल हुए और ओली सरकार गिर गई। सवाल है, यूथ इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाने लगे? इसके पीछे 6 बड़े रीजंस थे। फर्स्ट, इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन। सेकेंड, करप्शन एंड नेपोटिज्म। थर्ड, पॉलिटिकल गलतियाँ। फोर्थ, सोशल मीडिया और जेन-ज़ी आइडेंटिटी। फिफ्थ, कुछ तुरंत ट्रिगर्स। और सिक्स्थ, स्टेट क्रैकडाउन। चलिए शॉर्ट में समझते हैं। नेपाल के यूथ के लिए नौकरी मिलना मुश्किल था। इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, घर का बजट टूट गया था, देश एक रिमिटेंस इकोनॉमी बन गया। मतलब पैसा उन नेपालीज से आता जो गल्फ कंट्रीज, कोरिया, मलेशिया या अन्य फॉरेन कंट्रीज में जॉब्स या मजदूरी करते। और एजुकेटेड यूथ को अपना फ्यूचर नेपाल में नहीं, सिर्फ बाहर दिख रहा था। यही गुस्सा फाउंडेशन बना। दूसरा फैक्टर था करप्शन और नेपोटिज्म। पॉलिटिकल फैमिलीज के बच्चे यानी कि नेफो किड्स रॉयल लाइफ जी रहे थे। फॉरेन ट्रिप्स, लग्जरी कार्स, डिजाइनर क्लोथ्स, 5 स्टार होटल्स, फॉरेन एजुकेशन और बहुत कुछ। और वही एजुकेटेड मिडिल क्लास यूथ एक छोटी नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहा था। इसी दौरान एक स्टूडेंट अविष्कार रोड का स्पीच वायरल हुआ। उसने कहा, नेपाल हमारी माँ है जो आज बेरोजगारी और करप्शन की जंजीरों में फंसे हुए है। यंग जेनरेशन को ही कुछ करना पड़ेगा इससे निकलने के लिए। साथ ही बालेन शाह जो रैपर से मेयर तक का सफर किया, उनके करप्शन और पॉवर्टी पर गाने और एक्टिविज्म ने नए जनरेशन को इंस्पायर किया। और सुदान गुरुङ, उन्होंने हामी नेपाल ग्रुप जो कि एक एनजीओ है, इसके थ्रू यूथ को सोशल मीडिया पर जोड़ा, प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया और यूथ की आवाज को एक्सेप्ट दिया। ये सब वॉइसेस मिलकर करप्शन और नेपोटिज्म के खिलाफ एक ताकत बन गई। ओली सरकार बार बार पार्लियामेंट तोड़ रही थी। इससे लोगों को लगा कि कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत खत्म हो गई। ऊपर से पार्टी के लीडर्स आपस में लड़ रहे थे। लोगों ने सोचा, नेता देश और पब्लिक के लिए नहीं, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया यूथ के लिए सिर्फ टाइम पास नहीं था, वहीं से लोग इनकम कमा रहे थे, बिजनेस चला रहे थे, एक्टिविज्म कर रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट ने जब 26 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिया, यूथ ने इसे अपना फ्यूचर पर अटैक माना और प्रोटेस्ट लाइटनिंग फास्ट वायरल हो गया। डिजिटल बैन एक स्पार्क था, लेकिन असली फायर स्टॉर्म क्रैकडाउन से बना। पुलिस ने टीयर गैस, रबर बुलेट्स और लाइव फायरिंग तक यूज की। 8 सितंबर से 14 सितंबर तक 72 डेथ्स और 2113 इंजुरीज हुए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, हर एक नंबर एक फैमिली की ट्रेजेडी थी। कर्फ्यू, अरेस्ट, इंटरनेट शटडाउन, गवर्नमेंट ने रिप्रेशन चूज किया। हॉस्पिटल पेशेंट से भर गया और रिपोर्ट्स आई कि कुछ बॉडीज जले गए बिल्डिंग से निकाली गई। पब्लिक का ट्रस्ट टूट गया। लोगों को लगा सरकार को पब्लिक की नहीं, सिर्फ कुर्सी की परवाह है। जब 70 से ज्यादा लोग मरे, इंटरनेशनल मीडिया और ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने आवाज उठाए। सोशल मीडिया पर वायरल विजुअल्स ने ओली गवर्नमेंट पर और प्रेशर डाला। लेसन सिंपल है, अगर यूथ की आवाज इग्नोर करो, उनके लिए जॉब्स ना हो, करप्शन और नेपोटिज्म को इग्नोर करो, तो नतीजा हमेशा खतरनाक होता है। नेपाल का जेन-ज़ी मूवमेंट एक रिमाइंडर है, डेमोक्रेसी तभी चलती है जब यूथ उसमें अपना फ्यूचर देखते हैं। दोस्तों, ये था शॉर्ट ब्रेकडाउन नेपाल के जेन-ज़ी रिवॉल्यूशन का कॉजेस और ओली गवर्नमेंट के कोलैप्स की कहानी। याद रखिए, 70 से ज्यादा लोग मरे, हजारों घायल हुए, क्योंकि सिस्टम ने यूथ की आवाज दबा दी और नेपो किड्स को रिवर्ट किया। अब सवाल आपके लिए है, आपके हिसाब से सबसे बड़ा ट्रिगर क्या था? कमेंट्स में जरूर बताना।